हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन संधारित्र पढ़ रहे थे। आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने संधारित्र में बहुत सारी बातें देख ली थी कि संधारित्र अपन क्यों बनाते हैं, संधारित्र क्या करता है, संधारित्र किस फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है, धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता किन किन पॉइंट्स पे निर्भर करती है। ठीक है ना। तो वो अपन ने सारी बातें देख ली थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो देखना, उनको सारी बातें समझ आ जाएगी। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने एक बात करी थी कि संधारित्र किसी भी प्लेट के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसके विभव में वृद्धि कर देता है। ठीक है ना। आज अपन देखते हैं कि वो किस टाइप से वृद्धि करता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे ज़रा। तो अपन क्या देखेंगे, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है ना। आज का जो अपना टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आज अपन पहले देखेंगे कि कोई भी संधारित्र आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना किस प्रकार से विभव के मान में परिवर्तन कर देता है। तो बहुत ही केयरफुली सुनना आप। सबसे पहले अपन एक प्लेट लेके आते हैं। जो ये आपका ए पार्ट है, इसके अंदर आप देखना ध्यान से। इस प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है। मान लो ये इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना बेटा, इस सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस प्लेट के पास में, ये तो वो वाली प्लेट है आपकी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी प्लेट के पास में आप एक दूसरी प्लेट लेके आते हो। तो अब आपने पता है, आपको अच्छे से पता है, प्रेरण के कारण, प्रेरण आपने पढ़ा है, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर विपरीत प्रकृति, दूसरी प्लेट पर विपरीत प्रकृति व समान परिमाण का आवेश, प्रेरण आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कैमरे में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाता है। ठीक है, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर विपरीत प्रकृति व समान परिमाण का आवेश आ जाता है। यह आपका भी। अब प्रेरण के कारण इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो दूसरी सरफेस पे आपका कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। आपको इस पॉजिटिव चार्ज को क्या है, हटाना है। ये तो आपका पॉजिटिव था ही, ये आपका क्या है, नेगेटिव। और इस सरफेस को आपने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। जैसे ही आप उसको भू संपर्कित करोगे, सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। और ये आपका क्या बन गया, कैपेसिटर फॉर्म हो गया, जो आपको बनाना था। ठीक है, तो हमने देखा कि आपने सबसे पहले किसका फॉर्मेशन किया, कैपेसिटर का। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इससे मैं कोई न कोई एक बिंदु लेता हूँ। मान लो इससे आपने ले लिया r सेंटीमीटर डिस्टेंस पे या r मीटर डिस्टेंस पे, कितनी भी डिस्टेंस पे आपने एक बिंदु लिया। ठीक है, जैसे r डिस्टेंस पे आपने एक बिंदु लिया।
तो इस बिंदु P पे मैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या देखता हूँ, विभव देखता हूँ। क्या देखता हूँ? विभव देखता हूँ, ठीक है ना। तो ए के अंदर जब आप देखेंगे पोटेंशियल, तो आपको पता है क्या मान लो एक बार अपन ऐसे जो नॉर्मली अपन कर रहे हैं के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल आया, माना आपने, ठीक है ना। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ गया, के क्यू अपॉन आर। अब ध्यान से देखना, जैसे यही केस यहाँ पे भी रहेगा, तो R1 दूरी पे उसी P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू अपॉन R1, ठीक है ना। बट अब C के कारण भी, जो C है आपका, इन C में जो आपका P पे तो टोटल पोटेंशियल होगा वो इससे मान लो आप R2 दूरी पे है, तो के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2, या ऐसे भी कह सकते हो, मान लो ये R दूरी पे ही है बिंदु और ये R1 दूरी पे है इससे, तो इससे के क्यू अपॉन R माइनस लगेगा, क्योंकि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इस फॉर्मूले में जो भी आप आवेश रखोगे वो किसके साथ रखोगे, माइनस के साथ। अगर इस प्लेट पे आपका प्लस आवेश है तो उसके जस्ट सामने वाली प्लेट पे आपका कैसा आवेश आएगा, माइनस। तो देखो P पॉइंट पे जो पहले वाला है केस है, उसके अंदर आपका विभव कितना है, के क्यू अपॉन आर। और वहीं अपन अगर C के अंदर देखें तो जो आपका विभव है वो कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन R1। तो देखो यहाँ पे विभव मान लो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू कुछ न कुछ थी, अब उसमें से कुछ माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो विभव में कमी आई है कि नहीं आई। जैसे ही विभव में कमी आई है तो धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आई होगी। अपन ने क्या कहा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना विभव के मान को कम या ज़्यादा कम कर देता है, जिससे आपकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो पहले डायग्राम में आपने एक बिंदु P लिया, इस बिंदु P पे आपने विभव लिख दिया के क्यू अपॉन आर। अब यही के आपने किस में किया, C में। तो जब C में आप विभव लिखोगे तो वहाँ पे दो आवेश के कारण आएगा, एक तो प्लस के कारण और एक माइनस के कारण आएगा कि नहीं आएगा। प्लस के कारण तो कितना आया, के क्यू अपॉन आर, पर माइनस के कारण कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1। अब पहले आपका के क्यू अपॉन आर था, ठीक है ना, पहले आपका कितना था, के क्यू अपॉन आर। लेकिन अब इस के क्यू अपॉन R1, के क्यू अपॉन आर में से कितना माइनस हो रहा है, के क्यू अपॉन R1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने ध्यान से देखा कि विभव में क्या आ गई, कमी आ गई। और विभव में जैसे ही कमी आएगी वैसे ही आपकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात अपन ने बहुत ही ध्यान से देखी। एक बार और समझ लीजिए, आपका जो डायग्राम ए है इसमें केवल और केवल आपके पास एक सिंगल प्लेट है, ठीक है। सिंगल प्लेट होने की वजह से जो P पे आपका विद्युत विभव आएगा, विद्युत विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगर विद्युत विभव अदिश राशि है तो फॉर्मूले में जब आप मान रखोगे तो हमेशा चिन्ह के साथ रखोगे, हाँ है ना। तो P पे आपका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। यस सर, ठीक है। अब यही काम आपने यहाँ से उठा के किसके अंदर कर दिया, C के अंदर। C के अंदर अपन ने क्या देखा कि P पॉइंट पे इस प्लेट के कारण तो विभव आज भी कितना है, के क्यू अपॉन आर। लेकिन अगर कुल विभव की बात करेंगे P पॉइंट के ऊपर, तो ये माइनस वाली प्लेट की वजह से भी तो आएगा ना, आएगा सर। और माइनस वाली प्लेट की वजह से कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1। तो पहले वाले विभव में से ये वाला विभव क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है। और जैसे ही आपका माइनस होगा तो आपके विभव में क्या आ जाएगी, कमी। और विभव में कमी आने का मतलब क्या है कि जो आपकी धारिता है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। तो जो हमने कल टास्क अपन ने लिया था क्या, कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो प्लेट की आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि कर सकती है। तो ये इसने कर दी। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट था छोटा सा कि संधारित्र कल अपन ने बात की थी कि कर देता है, तो कैसे कर देता है ये आपको समझ आया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो संधारित्र है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपका मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। ओके बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान से सुनना। समांतर प्लेट संधारित्र में समान ज्यामिति व समान आकार की दो प्लेटें होती है। सबसे पहले अपन ने क्या बात करी? समांतर प्लेट संधारित्र में समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र में समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। जो एक दूसरे पे कितनी दूरी पे स्थित होती है? अल्प दूरी पे स्थित होती है। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है जिनका क्षेत्रफल और आकृति बिल्कुल क्या होती है? एक दूसरे के समान होती है और वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। समांतर प्लेट संधारित्र में समान क्षेत्रफल व समान ज्यामिति की दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो दूरी होती है d, वो उनकी क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। समांतर प्लेट संधारित्र में जो आपकी दूरी होती है d, वो प्लेटों के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, इसका मैंने आपका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? ए, दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व एक का कितना है? सिग्मा, और दूसरे का कितना है? माइनस सिग्मा। ठीक है, एक प्लेट पर अगर आपका कितना आवेश है? प्लस क्यू, तो मैंने मान लिया इस प्लेट पे आपका कितना आवेश है? माइनस क्यू। तो समांतर प्लेट संधारित्र में समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर प्लेट संधारित्र में, ध्यान से सुनना, समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर स्थित होती है तो बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समान क्षेत्रफल व समान ज्यामिति की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती है तो बने निकाय को अपन क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बस सीधी सी बात है। क्षेत्रफल कैसा होगा? समान। ज्यामिति कैसी होगी? समान। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होगी? अल्प दूरी पर स्थित होगी। से बने निकाय को अपन क्या कह देंगे? समांतर प्लेट संधारित्र कह देंगे। यस सर, बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो ध्यान से, समांतर प्लेट संधारित्र में जो ये प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो उनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो आपकी प्लेटों के मध्य की दूरी होती है वो उनके आकार की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, जो उनके प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो उनके आकार की तुलना में बहुत कम होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपका यहाँ से आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है, अब हमने कंडक्टिंग सीट की वजह से, अपन ने कंडक्टिंग सीट की वजह से क्या पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है? विद्युत क्षेत्र पढ़ रखा है। तो ये धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक। तो
इसके कारण विद्युत क्षेत्र, धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूर की ओर, और ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पास की ओर। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब दोनों का विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा सर। ठीक है, तो धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है, दूर की ओर, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, पास की ओर। तो जो प्लेटों के जो मध्य भाग में, प्लेटों के मध्य भाग में जो आपका विद्युत क्षेत्र आने वाला है, प्लेटों के मध्य भाग में जो आपका विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो कितना आएगा, E इक्वल्स टू, एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो E इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नोट आपने क्या ले लिया, एलसीएम सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा यहाँ की, ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, परंतु प्लेटों के मध्य भाग में जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो कितना आ गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि एक ये तो धनात्मक प्लेट के कारण है और ये कौन सी प्लेट के कारण है, ऋणात्मक प्लेट के कारण है। अब धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर, और ऋणात्मक प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के जो डाउट आता है वो आता है सर कंडक्टिंग शीट की वजह से तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, आपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट क्यों लिया सर? वो दोनों तरफ जब आपकी कंडक्टिंग प्लेट होती है उसके दोनों सरफेस पे जब चार्ज होता है तो अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लेते हैं, लेकिन अब आपका एक ही सरफेस पे तो अपन क्या लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो इसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो अब देखो धनात्मक के कारण इधर और इसी डायरेक्शन में ऋणात्मक के कारण, तो दोनों की वजह से आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आगे कंटिन्यू करें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सर हमें पता है सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A। यस सर, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू A। यस सर, अब जैसे ही यह आपका किसका मान आ गया, E का। ओके बेटा, हमें पता है V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, कल ही देखा है अपन ने। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू में D। ये किसकी वैल्यू आ गई, V की। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो धारिता होती है वो क्या होती है, Q अपॉन V। हाँ कि ना, होती है सर। तो धारिता अगर Q अपॉन V होती है तो इसके अंदर Q का मान रख देंगे अपन, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका, Q ही आ जाएगा। सॉरी, V का मान रख दो, तो V का मान यहाँ पे क्या है, Q D अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू A। Q से Q कट गया तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है कितनी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। ठीक है, एक समांतर दो धातु की प्लेटें जिनका क्षेत्रफल क्या है, समान, ज्यामिति क्या है, समान, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, से बनी व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, समांतर प्लेट संधारित्र। प्लेटों के मध्य भाग में आपको विद्युत क्षेत्र देखना है, तो देखो धनात्मक प्लेट के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, दूर की ओर, और ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है, पास की ओर। तो ये एक तो दूर की ओर और एक पास की ओर, दोनों सेम दिशा में है, इसलिए क्या हो गया, 8। तो प्लेटों के मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यू नो वेरी वेल सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है सर। यहाँ से Q का अपन ने किसका मान रख दिया, इसके अंदर सिग्मा का मान रख दिया, तो ये बन गया। हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, हमने बहुत बार इसको अध्ययन कर रखा है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन अपन ने इस पे किया है। ठीक है, जैसे ही आपने E का मान इसके अंदर रखा C इक्वल्स टू Q अपॉन V, यहाँ पे आपने रखा तो Q से Q कट गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो ये किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर आपके किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर जो कुछ बातें अपन को करनी है वो अपन ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या है वो कंडीशंस जो अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो वो सारी कंडीशंस अपने को देखनी है, तो अपन ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ और अगर अपन से पूछ ले तो ये तो अगर कोई अन्य माध्यम ले लें, ये अपन हमेशा बात करते हैं इसकी, तो अभी भी बात करेंगे। तो अगर अन्य माध्यम ले ले तो सी मीडियम एप्साइलन की जगह क्या आएगा, एप्साइलन एम इंटू ए अपॉन डी। और एप्साइलन एम का मान अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो सी एम का मान कितना आ जाएगा, एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी इंटू में एप्साइलन आर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, सी मीडियम इक्वल्स टू सी इंटू एप्साइलन आर। ये मैंने आपको कल भी प्रूफ करके दिया था और आज से प्रूफ आपको कर दिया, ठीक है। बोर्ड में दिख तो रहा होगा ना आपको, कैमरे के अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको पता चल गया कि जब अन्य माध्यम की बात करेंगे तो जो धारिता होती है वो किससे गुणा हो जाती है, परावैद्युतांक से। किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, परावैद्युतांक से, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ते हैं तो प्लेटों की ऐसी व्यवस्था जिसमें दो धातु की प्लेटें जिनका क्षेत्रफल क्या है, समान, ज्यामिति क्या है, समान, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है, से बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये डी होती है ये प्लेटों के आकार की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। क्या फ़ायदा है सर इसके छोटी होने का, अभी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से, अभी यहाँ बात करेंगे, हमने क्या बोला कि डी बहुत छोटा है, डी आपका क्या है, बहुत छोटा, और ए बहुत बड़ा है, डी बहुत छोटा था और ए बहुत बड़ा है, तो धारिता बहुत है ज़्यादा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, धारिता आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। और धारिता अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो धारिता क्या होती है, आवेश संग्रहित करने की क्या होती है, क्षमता। इसका मतलब जितनी ज़्यादा धारिता होगी आवेश संग्रहित करने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए अपना मेन मोटो तो यही है, अपन बनाते क्यों हैं, इसीलिए ही तो बनाते हैं ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित कर सकें, ठीक है ना। तो ये अगर देखा कि इसीलिए प्लेटों के बीच की दूरी अपन कम लेते हैं, ठीक है, इसीलिए अपन प्लेटों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं, कम लेते हैं, और उनका आकार बहुत बड़ा लेते हैं। ओके बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिए, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर और अपन छोटी छोटी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अपन ध्यान से, तो C का जो मान आया आपके पास, C का जो मान आया वो क्या आया है, एप्साइलन नॉट A अपॉन डी। इसका मतलब जो धारिता है वो किसके समानुपाती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्लेटों के बीच की दूरी D की। तो हमें प्लेटों का क्षेत्रफल हमेशा क्या लेना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा आवेश संग्रहित करवाना है तो प्लेटों का क्षेत्रफल अपन क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे, ठीक है। हाँ करना बिल्कुल सही है सर। और उनके बीच की दूरी को अपन क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो जितना ज़्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उन संधारित्र की आवेश संग्रहित करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो ये आपका एक और टॉपिक अपन ने खत्म किया, समांतर प्लेट संधारित्र। अब क्या होता है
इस पृष्ठ आवेश जो आपने घनत्व देखा, एक और नाम आप देखोगे, आपकी बुक में अगर आपको मिलेगा तो देखना आप, इसमें जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है ये जब ज़्यादा हो जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाती है। जैसे इस विद्युत क्षेत्र रेखा की आप बात करोगे तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा को ये रेखा प्रतिकर्षित करेगी और ये रेखा भी प्रतिकर्षित करेगी। हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब ये कहाँ भेजेगी? इसे दूर भेजेगी और ये भी कहाँ भेजेगी? दूर भेजेगी। ठीक है, तो ये दोनों समान होने के कारण इस पर समान बल लगा रही है तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहेगी जैसे है। लेकिन कॉर्नर वाली जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके ऊपर इधर से तो बल लगेगा लेकिन बाहर कोई रेखा है ही नहीं, इस वजह से ये रेखा क्या हो जाती है? किनारों पर से मुड़ जाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस वजह से ये रेखाएं किनारों पर से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और अब जैसे ये किनारों से मुड़ जाएगी तो इन जो रेखाओं के बीच की जो दूरी है यहाँ पे वो क्या हो जाती है? असमान हो जाती है। और असमान होने की वजह से यहाँ पे कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही आपका असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस प्रभाव को बोलते हैं उपांत प्रभाव। क्या बोलते हैं? उपांत प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा जी? उपांत प्रभाव। क्या बोलेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अधिक होने के कारण जो आपकी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है और प्रतिकर्षण की वजह से जो किनारों वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो वक्राकार रूप धारण कर लेती है। कैसा रूप धारण कर लेती है? वक्राकार रूप धारण कर लेती है। और जैसे ये वक्राकार रूप धारण कर लेती है तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है? असमान विद्युत क्षेत्र हो जाता है। और इस घटना को फायरिंग इफेक्ट या उपांत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। तो आई होप को आपको ये नाम अगर आप सुनोगे उपांत प्रभाव तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक और अपना एक छोटा सा डिस्कशन खत्म हुआ। तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर इतनी बातें अपन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत की उपस्थिति का प्रभाव। ठीक है, क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब अपन परावैद्युत डाल देते हैं तो उस परावैद्युत के डालने से क्या फर्क पड़ता है वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत का प्रभाव, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? अपने को पता है अब समांतर प्लेट संधारित्र अपन बनाना सीख गए हैं। ठीक है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है? 2 प्लेटें होती है। कितनी प्लेटें होती है? 2 प्लेटें होती है। एक प्लेट पे आपका धनावेश होता है और दूसरी प्लेट पे आपका ऋणावेश होता है। तो ये लो सर, एक पहली प्लेट जो अपन ने बनाई इसके ऊपर मैंने धनावेश ले लिया, यह आपने पहली प्लेट बनाई है, इसके ऊपर आपने क्या ले लिया है? धनावेश। ध्यान से सुनते जाना बेटा, आपको हर एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ये आपने दूसरी प्लेट बनाई है जिसके ऊपर आपने क्या ले लिया? जिसके ऊपर आपने क्या ले लिया? ऋणावेश ले लिया। तो यह आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित है। एक प्लेट पे आपका कितना आवेश है? धनात्मक आवेश है। और दूसरी प्लेट पर उतने ही परिमाण का ऋणात्मक आवेश भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा और यहाँ पे कितना है? माइनस सिग्मा। यह आपको दिख रहा होगा। एक प्लेट पे जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा। और दूसरी प्लेट पे जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है? माइनस सिग्मा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, हमें पता है
अभी आपने निकाला है संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में होता है। अभी आपने इसकी कैलकुलेशन करी है, बहुत अच्छे से करी है कि नहीं करी, और इसकी वैल्यू भी आपने निकाली थी। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ करना, हाँ सर, ठीक है। ये होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत भर दिया। क्या भर दिया, परावैद्युत भर दिया। तो अपन ने पहले भी बात करी थी, जैसे ही परावैद्युत विद्युत क्षेत्र में आएगा उसके अंदर धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी होगा। जैसे ही आपका परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र के अंदर एंटर करेगा उसके अंदर आपका धनावेश भी होना है और आपका ऋणावेश भी होना है। ओके कि नोट ओके। तो धनावेश पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋणावेश पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। हाँ सर, अपन ने देख रखा है कि जो आपका परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनको जब आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो विद्युत क्षेत्र में रखने की वजह से धनावेश पर बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पे बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इसके अंदर जैसे ही आपने परावैद्युत पदार्थ रखा ऐसे बन जाएगा, इधर आएगा धनावेश, इधर आएगा ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे ऋणावेश। ये अपन ने बात कर रखी है पहले के लेक्चर में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना। इसी टाइप से यहाँ भी बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये आपकी एक ऐसी अवस्था बनेगी जिसमें एक तरफ तो आपका क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही केयरफुली आपको सुनते जाना है। ठीक है, एक तरफ तो आपका क्या आ जाएगा, धनावेश, और दूसरी तरफ आपका क्या आ जाएगा, ऋणावेश। अब प्लेट के जो मध्य यहाँ वाला जो भाग है उसमें ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, करीब आ जाते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ जब ये करीब आते हैं तो ये समान ही पदार्थ के हैं, है या नहीं है, तो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो जैसे ये एक दूसरे के समीप आएंगे ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन अब ध्यान से देखना, ये आपको मैंने बता दिया है, इसका ज़्यादा ठीक है ना, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, आपके कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब जो आवेश जो बचेगा वो कहाँ बचेगा, जो ध्रुवण के कारण जो आवेश आया है वो कहाँ बचेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ध्रुवणी तो बोलते हो आप, आपको याद होगा आपने ध्रुवण की डेफिनेशन में ये पढ़ा था। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो जैसे ही आपने समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भरा, ठीक है ना, जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आपने एक परावैद्युत पदार्थ भरा तो परावैद्युत पदार्थ के भरते ही, ठीक है, धनात्मक आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणात्मक आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इस वजह से ये एक डायपोल का रूप लेते थे, विद्युत द्विध्रुव का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, अब अपन ने ये देख लिया। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर वाली प्लेट पे प्रेरण के कारण क्या आ गया, सॉरी ध्रुवण के कारण क्या आ गया, धनात्मक आवेश, और इधर क्या आया है, ऋणात्मक आवेश। आया कि नहीं आया, बीच वाला आपने क्या कर दिया, कैंसिल। अब ध्यान से देखना, अगर प्रेरण के कारण इधर वाली प्लेट पे धनात्मक आवेश आया है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस सिग्मा पी। पी का मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवण। तो देखो यहाँ पे एक पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, उसको मैंने मान लिया सिग्मा पी। तो इसके कारण आया है ये, इसके कारण, तो इसके कारण इस वाली प्लेट पे कैसा आएगा, माइनस सिग्मा पी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ रहेगी, इस बार जो आपकी प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा है
वो कहाँ से कहाँ रहेगी, इस दिशा में रहेगी। EP आपका कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो EP आपका इस डायरेक्शन में आ गया, E आपका इस डायरेक्शन में आ गया। हाँ कि ना? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आया सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब परावैद्युत माध्यम में, इस माध्यम में अगर आपको कुल विद्युत क्षेत्र लिखना हो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। परावैद्युत माध्यम में कुल विद्युत क्षेत्र देखना हो, ठीक है ना। अपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या भर दिया अपना, परावैद्युत पदार्थ। तो अन्य संधारित्र की प्लेटों के बीच में अपन देख रहे हैं कि जब आप परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का क्या देख रहे हैं अपन, प्रभाव देख रहे हैं। तो परावैद्युत माध्यम में आपका कुल विद्युत क्षेत्र आपने मान लिया कि आपका E1 आया होगा। अब वो E1 कितना है, E माइनस EP, क्योंकि E और EP एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे E1 का मान अगर आप लिखोगे तो इसका मान तो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, इसका मान सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नॉट। 1 मिनट पहले ही आपको बताया था। ओके कि नोट ओके? हाँ सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से एक और बहुत बढ़िया रिलेशन आया, E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट। तो E1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट। ये आपका विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट। अब एक बात आप बहुत ध्यान से बताओ, जब इस पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में आपका परावैद्युत पदार्थ नहीं था, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आपका परावैद्युत पदार्थ नहीं था, तो आपका विद्युत क्षेत्र कितना था, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट। अब आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में भर दिया, ठीक है ना। और मान लो उस परावैद्युत पदार्थ की जो विद्युतशीलता है वो आपने मान ली एप्साइलन आर, क्या मान ली, एप्साइलन आर। ओके बेटा, हमने उस परावैद्युत पदार्थ की जो विद्युतशीलता है वो क्या मान ली, एप्साइलन आर मान ली, क्या मान ली, एप्साइलन आपने आर मान ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, E1 इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट। अब आपने एक एप्साइलन आर विद्युतशीलता का परावैद्युत पदार्थ किसके अंदर भर रखा है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में भर रखा है। तो अब आपका यहाँ पे जब आप लिखोगे जो E1 का मान है वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर, या आप ऐसा लिख सकते हो कि एप्साइलन एम, क्योंकि अब मीडियम आ गया ना इसके अंदर, तो सिग्मा अपॉन एप्साइलन एम लिखेंगे। अगर निर्वात होता तो डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट लिख देते, इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नोट। एप्साइलन एम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर, तो सिग्मा इक्वल्स टू एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर, सिग्मा माइनस सिग्मा P, एप्साइलन नोट से एप्साइलन नोट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिग्मा P की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका सिग्मा P आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइलन आर। तो जैसे ही आप परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र भर देते हो, संधारित्र की प्लेटों के भी मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देते हो, तो आपका जो सिग्मा P है वो इस तरीके से आता है। ये प्रभाव पड़ता है कि अपन हेडिंग लिख सकते हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत
पदार्थ। ये है आपके संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हो तो ध्रुवण के कारण परावैद्युत पदार्थ के जो आपके अणु हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, डायपोल फॉर्म कर लेते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। कब? जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपने कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भर रखा। ओके बेटा, जैसे ही आप उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो आपका एक और पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित हो जाता है सिग्मा पी। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। किसके कारण प्रेरित होता है ये? ध्रुवण के कारण। तो अब अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर अपन कुल विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो E1 इक्वल्स टू कितना आएगा? E माइनस ई पी। ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई पी का मान सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ओके नोट ओके। यहाँ से आपने E1 का मान आ गया। अब E1 का मान लिखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये निर्वात नहीं रहा, यहाँ पे एक माध्यम हो गया ये। तो माध्यम EM इक्वल्स टू ई नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया, बाकी आपने क्या ले लिया? कॉमन। तो ये परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों के बीच में किसका प्रभाव है? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एप्सिलॉन आर क्या है? जो परावैद्युत आपने भरा है उसका क्या है? परावैद्युतांक क्या है? ये अपन ने बहुत डीपली बातें कर रखी है इनके बारे में। तो ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का जो प्रभाव होता है वो इस तरीके से आता है। तो अपन इसके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बस को ये आपको थोड़ा सा समझाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताया करो आप। एक दो बच्चे ही बताते हैं, बाकी तो जो देखते हैं वो पता नहीं उनको समझ नहीं आता या बताना नहीं चाहते। ठीक है, आप हमें बताते रहा करो ताकि हमें आपका पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपसे बहुत बार कहता हूँ ये, ठीक है। और स्पेशली मेरे वाले सब्जेक्ट में तो आप ज़रूर बताया करो ताकि मुझे संतुष्टि मिलती रहे। ओके बेटा, तो आपको बताना चाहिए ताकि आपको समझ में हम अच्छे से आ सके। ठीक है, आई होप आप ज़रूर बताओगे आज जब आप लेक्चर देखोगे। अगला जो टॉपिक है, अब अपन एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना। अब जो आपकी मेन टॉपिक है वो अब है समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य जब परावैद्युत पदार्थ, क्या लिख लेना, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हो। यह आपकी हेडिंग है, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो पर ध्यान से समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में क्या हो? पूर्णतः भरा हो। तो सबसे पहले अपन एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। ये लो सर, आपने एक समांतर प्लेट संधारित्र की कही थी, हमने उसको बना लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। जैसे ही आपने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, ठीक है, तो एक तरफ क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, एक तरफ क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसके बीच में आपने एक परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया, आंशिक रूप से नहीं भरा। पूर्णतः का मतलब होता है कि आपने पूरी दोनों प्लेटों के बीच में उसको भर रखा है, खाली नहीं है वो कहीं से भी। ठीक है, और आंशिक का मतलब होता है कि आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अब वो आगे देखेंगे कैसे। अब जो आपने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका जो आपका परावैद्युतांक है वो कितना है?
एप्सिलॉन आर। कितना है? एप्सिलॉन आर। तो हमें पता है जब परावैद्युत पदार्थ आप प्लेटों के बीच में भर देते हो, अब माध्यम आ गया तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम आ जाता है। अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं होता तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता? कितना होता? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन अब एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे। क्यों सर जी? क्योंकि इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि परावैद्युत पदार्थ जैसे ही प्लेटों के बीच में भरते हैं तो एक नया माध्यम बन जाता है और उस माध्यम का परावैद्युतांक आपको इसने दे रखा है कितना? एप्सिलॉन आर। ओके बेटा, एप्सिलॉन एम जैसे ही आपने लिखा, आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन ए। Q क्या होता है? किसी भी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, और A क्या होता है? किसी भी एक प्लेट का क्षेत्रफल। ये आपको पता ही है। ये लो, ठीक है ना। ये वैल्यू अपन इसके अंदर रख देंगे तो E इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू में A। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मान लो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो आपका विद्युत विभव है, प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, ये प्लेटों के बीच की दूरी d आप जानते ही हो। अब क्या करेंगे? प्लेटों के मध्य विभवांतर जो अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, प्लेटों के मध्य जो आपका विभवांतर है, प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना? V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो V इक्वल्स टू Q D अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर A। ठीक है, हमें पता है, हम जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो जैसे ही C इक्वल्स टू Q अपॉन V आपने रखा तो V का मान आप इसके अंदर रख दोगे तो Q D एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर A। Q से Q आपका कैंसिल, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर A अपॉन डी। ये अपन ने पहले भी सिद्ध कर दिया था और ये आपने फिर से सिद्ध कर दिया कि प्लेटों के बीच में आपका जब कोई अन्य माध्यम आप रखते हो तो आपका विद्युत क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है ना। तो या प्लेटों के बीच में जब आप परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो धारिता पे क्या इफेक्ट आता है। तो बहुत ही ध्यान से सीधी सीधी बातें हैं। अपन क्या करेंगे कि सर जब प्लेटों के बीच में निर्वात होता है तो वहाँ का जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन जब प्लेटों के बीच में आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, इसका मतलब एक अन्य माध्यम की आपने उपस्थिति वहाँ पे बताई है, और जैसे ही आपने एक अन्य माध्यम की उपस्थिति बताई है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। तो एप्सिलॉन एम का मान अपन ने ये रख दिया E इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए। पढ़ के थक गए इसको। वे प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल्स टू डी। यहाँ से वैल्यू रख दी तो ये आपकी क्या आ गई? धारिता। ये अपन ने पहले भी बात कर ली थी। ठीक है ना। इसका मतलब धारिता कितने गुणा हो जाती है? एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। तो इसको आप करते रहना, आप करते रहोगे तभी आप सीखते जाओगे। एक ही जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की बात आएगी वहाँ पे आपको एक ही मानसिकता क्लियर रखनी है कि जहाँ जहाँ पे परावैद्युत पदार्थ है वहाँ वहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। और जब प्लेटों के बीच में केवल और केवल क्या है? हवा, किसी भी प्रकार का कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। एक बात आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आया कैसे सर? कईयों के अभी दिमाग में बैठती नहीं है बात, तो ऐसे बिठाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से,
नोट देख लगा के अभी देखो आपने ये लिखा कि जो आप माध्यम लिख देते हो तब आपका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर। मैं बोल सकता हूँ ये किसके लिए है, माध्यम के लिए है सर, हाँ या ना। और जो निर्वात के लिए होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट। तो ई एम इक्वल्स टू आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ई अपॉन एप्साइलन आर। यस सर लिख सकते हैं सर, ठीक है। ये तो पता है माध्यम के लिए तो ये हो जाएगा और निर्वात के लिए ये हो जाएगा। सर ये आता कैसे, ध्यान से देखना बेटा, अभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर हो तो ध्यान से देखो। हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्साइलन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी सर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एप्साइलन नोट आ रहा है। अब अगर अपन बात करेंगे मीडियम की, तो मीडियम में यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्साइलन एन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, ई एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, ध्यान से देखना, ई एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/एप्साइलन आर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और ई ये कहाँ है, ये कहाँ है आपका निर्वात में, और ये कहाँ है माध्यम में। अभी आपने ई का मान, अभी जब आप लिख रहे थे तो इसको आपने ई माना था, ई की वैल्यू आप लिख दो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, यही तो यूज किया था अभी आपने, यही तो यूज किया है। तो ये ऐसे बनता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जब किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र अपन लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये आपको मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि अपन ई कैसे यहाँ से ले आते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर फिर भी ऐसा ये ई मीडियम ही रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है ना, मीडियम ही रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स ये चीज़ मांगती है कि ये कहाँ से आया। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल एंड लास्ट एंड शॉर्टकट जब अपन इसका लिखना चाहेंगे तो अपन शॉर्टकट में अगर इसको परोसना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र इक्वल्स टू, माध्यम में विद्युत क्षेत्र इक्वल्स टू यहाँ क्या लिखेंगे, निर्वात में, निर्वात या हवा भी ले सकते हो, निर्वात या निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो इसको ऐसा भी तो लिखते हैं अपन, ई एम इक्वल्स टू ई अपॉन एप्साइलन आर। अब आया समझ में बेटा, यस सर, अब बैठ गया सर बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब पीछे वाले जो डेरिवेशन में अपन ने माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र माना है वो कितना माना है, ई लिख रखा है अपन ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या मानते हो, ठीक है ना। मान लो आपने माध्यम में ई नोट मान लिया, ठीक है, माध्यम में आपने, निर्वात में आपने क्या मान लिया, ई नोट मान लिया। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में, तो ये आपका सार है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस तरीके से भी आपको करना पड़ सकता है। ओके बेटा, अब जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है वो इसी के ऊपर है, जब परावैद्युत पदार्थ कैसे भरा हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है बेटा, अब सोच लो, तुम हेडिंग इतनी बड़ी बड़ी है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। तो आज तो आप बताना ज़रूर बेटा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना, जो भी बच्चा वीडियो देखे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बनाएंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। ये तो बनाना ही बनाना है, ये तो पहला काम है। ये आपका प्लस क्यू आवेश इस पे दे दिया आपने, क्षेत्रफल वही ए है, पृष्ठ आवेश के न तो वही सिग्मा है। ठीक है, अब आपको आंशिक रूप से इसके अंदर भरना है, तो पूर्णतः नहीं भरेंगे। आपने एक ऐसे प्लेट रख दी आंशिक रूप से, और इसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। इसकी मोटाई आपने मान ली टी, और जो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपने कितनी मान ली? डी। तो ये आपकी बात पहली बात हमने कर ली। वही आवेश प्लस क्यू, या आपका माइनस क्यू, पृष्ठ आवेश का तो सिग्मा, एक पर माइनस सिग्मा। तो ये आप सब जानते हो बहुत अच्छे से। अब आप ध्यान से सुनते जाना, आपको हर एक बात समझ में आएगी। ठीक है ना। अगर अपन प्लेटों के बीच में, अब ध्यान से देखो, प्लेटें जो आपको दिखाई दे रही है, क्या प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ है? नहीं है सर, केवल और केवल टी दूरी के अंदर ही परावैद्युत पदार्थ आपने भर रखा है। इसका मतलब जो बाकी जो बच गई दूरी टी में, डी टोटल है, इसका मतलब डी में से अगर टी माइनस कर दोगे, डी माइनस टी, तो वहाँ तो केवल और केवल क्या है? हवा है या निर्वात है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो यह अपन बोल सकते हैं हवा है या क्या है? निर्वात है। हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो अगर अपन बात करें प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की, प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की, हाँ है ना। अगर अपन प्लेटों के बीच में प्रभावी विभवांतर की बात करें तो क्या लिखेंगे? वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में विभवांतर, प्लस में क्या लिखेंगे? परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर, क्योंकि दो हो गई ना। अब देखो, पूरी दूरी तो डी है, उसमें से केवल और केवल टी दूरी के अंदर ही आपने परावैद्युत पदार्थ भर रखा है। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, कोई टेंशन का इश्यू नहीं है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही केयरफुली सुनेंगे। अब प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की बात करें तो वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर। अब देखो बेटा, हमें पता चल गया सर वायु क्षेत्र में विभवांतर, ठीक है ना। अब वायु क्षेत्र में विभवांतर लिखने के लिए वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, सही बात है सर। वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी होता है। तो यहां पे लिखोगे तो वायु क्षेत्र में विभवांतर, तो वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इंटू डी, वायु क्षेत्र की मोटाई। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर। ओके बेटा, अब अगर परावैद्युत क्षेत्र में लिखोगे तो परावैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इंटू परावैद्युत क्षेत्र की
मोटाई, क्योंकि v इक्वल्स टू किसके होता है, E इंटू डी के। दिख तो रहा है ना, दिख रहा है बेटा, ठीक है। v बराबर E इंटू डी होता है, ठीक है। अब हमने मान लिया जो वायु क्षेत्र में जो विभवांतर है, वायु क्षेत्र में जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो आपने मान लिया E नोट है, ठीक है। तो परावैद्युत क्षेत्र में जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, EM, और EM आपने अभी बताया था वायु क्षेत्र में विभवांतर अपॉन माध्यम का परावैद्युतांक, तो EM बराबर E नोट अपॉन R हो गया। अब देखो यहाँ पे आएगा आपका E नोट, वायु क्षेत्र में विभवांतर विद्युत क्षेत्र कितना है E नोट, और इसकी मोटाई कितनी है D माइनस टी। बहुत बढ़िया सर, प्लस आएगा। परावैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना है E नोट अपॉन में एप्सिलॉन R, और इसकी मोटाई कितनी है T। बहुत बढ़िया सर, इसमें से E नोट मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर क्या बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। यस सर, E नोट का मान अगर मैं रखना चाहूँ, E नोट का मान अगर मैं रखना चाहूँ तो क्या रख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। यस सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, सिग्मा इक्वल्स टू होता है आपका Q अपॉन ए, तो रख दूंगा, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R, है ना। यस सर। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, ये V का मान आ गया, C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, ठीक है ना। C का मान क्या होता है Q अपॉन V। दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। तो V का मान इसके अंदर अपन रख देते हैं, V का मान आप क्या रख दोगे Q अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहाँ से जो आपका C का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एप्सिलॉन नोट ए, Q से Q कैंसिल, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये आपकी क्या आ गई धारिता, जब आपने क्या भर दिया, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। जब आपने आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो आपकी धारिता कितनी आ गई, ये आ गई। हाँ कि ना बेटा। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते, वायु क्षेत्र में विभवांतर तो E नोट है ही, अगर परावैद्युत क्षेत्र में आपको विभवांतर विद्युत क्षेत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे, वायु क्षेत्र में विभवांतर अपॉन माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R, ये अभी बताया बिल्कुल खोल के, इनटू इसकी मोटाई, ठीक है। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, जो कट सकता है उसे काट दिया, ठीक है बेटा। तो ये आपका जब आप आंशिक रूप से किसी भी प्लेट के अंदर परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो ये आपकी क्या आ जाती है, वहाँ पे विद्युत क्या आ जाती है, धारिता। क्या आ जाती है बेटा, धारिता। एप्सिलॉन नोट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। आप कहोगे कि सर अगर हम पूरे में भरते तो पूरे में भरते तो T किसके बराबर हो जाता, D के। तो इसमें T की जगह जब आप D रखोगे, जब आप पूरे में भरते, जैसे पिछले में आपने भरा था तो पिछले में T किसके बराबर था, D के। तो जैसे ही आप इसमें T की जगह D रखोगे तो आपका ये जो पिछले वाले में जो फॉर्मूला आया था बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R A अपॉन स्मॉल d, ठीक है बेटा। तो यह आपको आज के लिए घर के लिए होमवर्क है, यह आपको रख के देखना है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो वो मैंने आपको अलग से डेरिवेशन करके बताया है, ठीक है बेटा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। पूरा समझ में आ गया तो भी आप लिख सकते हो कि सर हाँ पूरा समझ में आ रहा है। 2-3 बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, बाकी तो पता नहीं क्यों नहीं करते।
तो आपसे ये मेरी बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर बताया करो ताकि हमें पता चलता रहे, और स्पेशली फिजिक्स में तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्योंकि आपका भला करना हमारा मकसद है, केवल और केवल कोर्स को आगे बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। आपको समझ आएगा तब अपन आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, आप हमें बताओगे तब अपन आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ज़रूर बताओगे आप। तो आज जब आप वीडियो देखो और वीडियो जैसे ही डले आप तुरंत देखने की कोशिश किया करो, पेंडिंग में मत डालिए इन वीडियो को। अगर पेंडिंग में डालते जाओगे तो लैपिंग होती जाएगी आपकी और फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको फिर समझ आने में तकलीफ आएगी। तो आप डेली जैसे ही वीडियो डले, बहुत जल्दी डल जाता है सुबह फिजिक्स का वीडियो, तो आप उसको जल्दी से देख के ख़त्म किया करो, ठीक है। आज आप ज़रूर बताओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।